दोस्तों, एक जमाना था जब लोगों के लिए अंतरिक्ष में जाना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन हैरानी की बात है कि सिर्फ कुछ ही दशकों में आज वह समय आ चुका है जब नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी से लेकर दुनिया की बाकी सभी छोटी और मध्यम वर्गीय स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस तक सभी मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। पहले हमें सिर्फ यही लगता था कि मंगल के ऑर्बिट पर पहुंचना ही हमारी सीमा है, लेकिन फिर हमारी मानव सभ्यता ने ना सिर्फ मंगल ग्रह की सतह पर सक्सेसफुली लैंडिंग की, बल्कि अब तक हमने 5 से भी ज्यादा लैंडर्स और रोवर्स को मंगल ग्रह की सतह पर उतार दिया है। ये सभी लैंडर्स एक से बढ़कर एक है और साल 2020 में जब हमने बिल्कुल सोच ही लिया था कि अब लैंडर्स को मंगल ग्रह पर सस्टेन करवाना हमारे बाएं हाथ का खेल है, तभी मंगल ग्रह की सतह पर उपस्थित इनसाइट लैंड रोवर ने एक ऐसा संदेश भेजा जिससे हमें अगले मिशन के लिए और सावधानी बरतने की जरूरत पड़ गई। अब आखिर मंगल ग्रह के लाल सतह पर नासा के इनसाइट लैंडर के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिससे इस मिशन के डिसाइडेड ड्यूरेशन से पहले ही खत्म होने के चांसेस पैदा हो गए। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और यकीन मानिए, अगर आपको आगे जाकर स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस साइंस की फील्ड में करियर बनाना है तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं मार्स के इनसाइट लैंडर की अनसुनी दास्तान। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1996 के समय से, जब नासा ने पहली बार पाथफाइंडर नाम के मिशन के तहत मंगल ग्रह पर सबसे पहली बार अपने एक रोवर को भेज दिया था, जिसका नाम था सोजर्नर। 4 दिसंबर 1996 के दिन लॉन्च होने के बाद जब यह स्पेसक्राफ्ट 4 जुलाई 1997 के दिन मंगल ग्रह की सतह पर लैंड हुआ था, तब जाकर वैज्ञानिकों को पता चला था कि आखिर मंगल ग्रह चीज क्या है। अब भले ही उनका यह मिशन 8 महीने तक ही चलता था, लेकिन उसके बाद से वैज्ञानिकों के अंदर यह जिज्ञासा जागरूक हो गई थी कि आखिर मंगल ग्रह पर हमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है। और इसीलिए पाथफाइंडर की सफलता के 8 सालों के अंदर अंदर कम से कम 12 नए मार्स मिशन को स्वीकृति मिल गई और उन सभी पर जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया गया। अब जब इन सभी मिशंस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस के लिए हायर ऑफिशियल्स के पास भेजा गया, तो हर एक मिशन का एक अपना कर्तव्य निर्धारित किया गया था। जैसे किसी का मकसद अगर मंगल ग्रह पर पानी ढूंढना था, तो किसी का जीवित बस्तियों की खोज करना, और इसी तरह से हर एक पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर काफी सारे मार्स मिशंस को अप्रूवल के लिए भेजा गया, जिनमें से एक का नाम इनसाइट मिशन था। अब टेक्निकली इनसाइट को किसी रोवर या मिशन के रूप में नहीं, बल्कि एक लैंडर के रूप में प्रपोज किया गया था, जिसका मेन मकसद यह था कि वो मंगल ग्रह पर होने वाले जियोलॉजिकल घटनाक्रमों की रिपोर्ट और वहां के डेटा को सीधा धरती पर पहुंचाए। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनसाइट का नाम शुरू से ही इनसाइट नहीं था, बल्कि उसका सबसे पहला नाम जेम्स था, जिसका फुल फॉर्म है जियोफिजिकल मॉनिटरिंग स्टेशन। और ये फुल फॉर्म अपने आप में इस लैंडर के बारे में बहुत कुछ बता देता है। हालांकि साल 2012 तक इसको काफी सारे अलग अलग नामों के प्रपोजल्स मिलने लगे, जिनमें से इनसाइट को पसंद किया गया और इस प्रोजेक्ट का नाम जेम्स से इनसाइट में रीनेम कर दिया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरह ही इसकी लॉन्च में भी काफी सारे डिलेज आने लगे और जहां इसे पहले साल 2014 में ही लॉन्च किया जाने वाला था, वहीं यह समय टलते टलते 5 मई 2018 तक पहुंच गया और तब जाकर इसको $500 मिलियन की लागत लगाकर फाइनली लॉन्च किया गया। चलिए जानते हैं कि आखिर इतने विजनरी लैंडर के साथ क्या गलत हो गया जिससे मिशन को पहले ही खत्म करने की नौबत आ चुकी है। दरअसल बात क्या है कि इस लैंडर के अंदर ना सिर्फ काफी सारी बैटरीज इनबिल्ट है, बल्कि इसमें सोलर पैनल्स का भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है और इसके पूरे एनर्जी कंजम्पशन एंड स्टोरेज मॉडल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जिससे ये अपनी इनबिल्ट बैटरीज और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नियमित तौर पर कर सके और कम से कम 5 सालों तक तो यह मंगल ग्रह की सतह पर सरवाइव कर ही ले। लेकिन अफसोस, जहां 2020 तक सब कुछ सही चल रहा था, वहां 2021 से समस्याएं सामने आने लगी। अब हुआ क्या था कि जिस जगह पर यह लैंडर सुकून और शांति से मौजूद था, वहां पर 2021 के जून से ही काफी सारे डस्ट स्टॉर्म्स आने लगे थे। अब इनसाइट लैंडर के लिए इन रेतीले तूफानों का आना यमराज के बुलावे से कम नहीं होता, क्योंकि रेतीले तूफानों की उपस्थिति में भी अगर लैंडर अपने सारे पावर का इस्तेमाल करता रहेगा तो उससे उसकी बैटरी पर सीधा असर पड़ता है
और उसके इक्विपमेंट्स के खराब होने के भी चांसेस तकरीबन 100 गुना बढ़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को प्रेडिक्ट करते हुए ही इनसाइट लैंडर में एक ऐसे सिस्टम को प्लांट किया गया था जो किसी भी ऐसे डस्ट स्टॉर्म के आने की आशंका को समझकर अपने आप ही सेफ मोड में चला जाता था। और सेफ मोड में जाने के दौरान लैंडर की बैटरी यूजिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती थी। अब किसी रेतीले तूफान के आने पर लैंडर के सेफ मोड में जाने के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला तो ये कि रेतीले तूफान के आने पर मंगल ग्रह के सतह के ऊपरी हिस्से में सनलाइट बिल्कुल ना के बराबर आती है, जिससे लैंडर के सोलर पैनल्स बहुत ही कम सनलाइट को रिसीव कर पाते हैं और लैंडर की एनर्जी का सारा दारोमदार उसमें लगी हुई बैटरीज पर ही आ जाता था। और दूसरा कारण यह था कि अगर बैटरी पर लगातार इतना ज्यादा जोर डाला गया तो कुछ ही महीनों में लैंडर एग्जॉस्ट हो सकता था और उसके बाद उसकी फंक्शनिंग पूरी तरह से समाप्त हो सकती थी। अब दोस्तों, जिस वक्त तक सोलर पैनल्स पर अच्छी खासी सनलाइट नहीं पहुंच रही है, उस वक्त के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि बैटरी पर कम जोर डाला जाए और लैंडर के अंदर का सेफ मोड भी यही काम करता है। लैंडर का सेफ मोड भी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ऑपरेशंस को ही चालू रखता था और बाकी सभी एक्सट्रीम एनर्जी कंजम्पशंस वाले ऑपरेशंस को पार्शियली बंद कर देता था। अब दोस्तों, छोटे मोटे तूफानों तक तो ये बात सामान्य रही, लेकिन 7 जनवरी के दिन तकरीबन 8 ताओ का भयानक रेतीला तूफान आने के बाद इतनी धूल उड़ी कि इनसाइट लैंडर तकरीबन 14 दिनों तक सेफ मोड में रहा और 22 जनवरी को जब इसका सेफ मोड डिसेबल होना शुरू हुआ, तब जाकर कहीं 3 फरवरी को लैंडर ने सभी नॉर्मल ऑपरेशंस वापस से शुरू किए। अब इससे पहले कि आप इस सोच में पड़ जाओ कि ये 8 ताओ वाला भयानक डस्ट स्टॉर्म क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि ये टाओ असल में उस हेज को कहते हैं जो कि किसी भी तूफान के आने के बाद चारों तरफ फैला रहता है और सनलाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। इस टाउ की वैल्यू जितनी ऊपर होगी, सनलाइट ब्लॉकिंग हेज उतना ही ज्यादा होगा और उतने ही कम सनलाइट वो लैंडर रिसीव कर पाएगा। अब दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बात ये थी कि जितने तूफानों को अभी तक लैंडर ने झेला था, यह वाला उससे बहुत अलग था, क्योंकि बाकी सभी तूफानों के बाद जहां वापस लैंडर अपनी पुरानी स्टेज पर चला जाता था, वहीं इस वाले रेतीले तूफान के बाद लैंडर के सोलर पैनल्स पर इतनी ज्यादा डस्ट जम गई कि पहले के मुकाबले इनसाइट लैंडर सिर्फ और सिर्फ 13% एफिशिएंसी के साथ ही सोलर एनर्जी को यूज कर पा रहा था। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि बार बार सेफ मोड में जाकर नॉर्मल मोड में वापस आने से लैंडर की बैटरी पर भी जरूरत से ज्यादा असर पड़ा, जिससे उसकी कैपेसिटी काफी कम हो गई। आज परिस्थिति यह है कि जहां पहले यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इनसाइट लैंडर नवंबर 2023 से लेकर मई 2024 तक चलेगा, वहीं इस भयानक डस्ट स्टॉर्म के बाद सिर्फ 13% सोलर एनर्जी एफिशिएंसी और पहले से तकरीबन आधी बैटरी कैपेसिटी के ऊपर ज्यादा बैटरी लोड होने की वजह से मैक्स टू मैक्स यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि हम इस लैंडर की सेवा सिर्फ और सिर्फ अगस्त 2022 तक ही ले पाएंगे और उसके बाद यह लैंडर अपने आप ही बंद हो जाएगा। अब दोस्तों, यह इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख का विषय है, क्योंकि पहली बार हमने किसी ऐसी समस्या का सामना किया जिसको हमने कभी इतने बड़े स्तर पर देखा ही नहीं था। और आज हमें फाइनली इस चीज का एहसास हुआ है कि एक अच्छा खासा रेतीला तूफान भी स्पेस के हालातों में आखिर हमारे मिशन और पैसे को किस तरह से निगल सकता है, इसका अभी तक हमें कोई अंदाजा भी नहीं है। हालांकि आपको क्या लगता है, ऐसे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं और वो आगे जाकर हमारे लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कॉइनसिस कुबेर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।